हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग फीडबैक सर्किट तथा ऑक्सीलेटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जो भी एमसीक्यू आपको बताए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसलिए उनको आप अच्छे से पढ़ें। और चूंकि एमसीक्यू का नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में आपके एमसीक्यू हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो क्या होता है काफ़ी लंबा हो जाता है। इस वजह से अगर आप पढ़ रहे हो और मान लीजिए कहीं डाउट हो रहा हो तो आप उसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, वहाँ आप क्वेश्चन भेजिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले मैं ट्रांजिस्टर बायसिंग पर 2 पार्ट में डाल चुका हूँ एमसीक्यू, तथा मैकेनिक्स के फर्स्ट पार्ट पर भी, मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे भी एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ। आप उन्हें भी पढ़ें और कोई अगर डाउट होता हो तो उसको आप अच्छे से क्लियर करें। ओके, हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, कहीं कोई ऑप्शन गलत ट्रिक कर दूँ, गलत बोल दूँ, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा गलत बोला गया है मेरे द्वारा तो आप उसे ज़रूर एक बार कमेंट करके कंफर्म करें ताकि उसको सुधार किया जा सके। ठीक, तो अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इन एन ऑक्सीलेटर, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है कि किसी ऑक्सीलेटर में सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको बताया गया था बर्क-हुसेन क्राइटेरिया, तो क्या बताया गया था उसमें कि जो ए बीटा होना चाहिए, ए बीटा ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और एक कंडीशन लिखवाए थे कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 360 डिग्री होना चाहिए। ये 2 कंडीशन क्या होते हैं, सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के होते हैं। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन में क्या, जो आपका ऑक्सीलेशन हो क्या हो, कंटिन्यूअस ऐसे होता रहे, कंटिन्यूअस ऑक्सीलेशन होता रहे, घटे ना। ठीक, आप इस चीज़ को तो जान ही रहे हैं, डैम्प ऑक्सीलेशन, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक, तो वही सस्टेन ऑक्सीलेशन क्या कि कंटिन्यूअस ऑक्सीलेशन, आपको मतलब जितना अगर सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है तो जितना ऊपर एम्पलीट्यूड है मतलब पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी रहे, कहीं उसमें डैम्पिंग ना आए। क्लियर, तो ये क्या करता है आपके सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन को मेंटेन किए रहता है। ठीक, तो इसका कंडीशन क्या होगा, ए बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तथा साथ ही साथ 0 डिग्री या 360 डिग्री का इनपुट और आउटपुट में क्या होना चाहिए, आपका फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्लियर है कि पहला वाला ऑप्शन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन वो क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें देखिए दिया है फेज शिफ्ट शुड बी 0 और 360। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन पे ट्रिक कर दिया जाएगा और ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा कि इन आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर सर्किट, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहा है कि फीडबैक फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, देयर इज नो नीड फॉर फीडबैक, प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल, ट्रांजिस्टर पैरामीटर डिटरमाइन ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। तो देखिए पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। जब फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेटर हम बनाए हैं तो ऑक्सीलेटर आप पढ़े थे, ऑक्सीलेटर बिना फीडबैक के ऑक्सीलेटर बनाना संभव ही नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है जो दिया है कि देयर इज नो नीड फॉर फीडबैक। ओके, अब देखिए सी वाला ऑप्शन पे हम करेक्ट लाएंगे, क्योंकि हम लोग 3 आरसी कॉम्बिनेशन लिए थे और एक एक से क्या किए थे, क्लास में आप देखे थे 60 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट किया गया था। ठीक, और वहाँ पे एक प्योर साइन वेव मिलने लगा था, मतलब एक सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन मिलने लगा था। जनरली जो हम लोग डिस्कस करते हैं साइन वेव को लेकर डिस्कस करते हैं। हाँ, और भी वेव जनरेटर होते हैं जैसे स्क्वायर वेव जनरेटर, सातूत वेव जनरेटर, इसको आप अपने लैब में देखिएगा, रखा होगा वेव जनरेटर। ठीक, वेव जनरेटर के जो रखे होंगे लैब में, आप उसको ले जाके सीआरओ में कनेक्ट करिएगा, सीआरओ के आउटपुट में, और उसको स्विच को ऑन करिएगा, देखिएगा आप वहाँ डिफरेंट वेव देख सकते हैं, साइन वेव, सातूत वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव। तो ये सब वहाँ आप अपने लैब में इजीली देख सकते हैं कौन सा वेव कैसा होता है, फेज डिफरेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, जिन बच्चों के कॉलेजों में प्रैक्टिकल कराया जाता होगा वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, तो पॉजिटिव फीडबैक किस में यूज होता है, तो ये आपका
एक्सीलेटर में यूज होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। पॉजिटिव फीडबैक एक्सीलेटर में यूज किया जाता है, ठीक। और एम्पलीफायर में क्या यूज किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है। ये सब तो लिखवाया गया आपके नोट्स में। अगर आप नोट्स जो बनवाए गए अच्छे से पढ़ेंगे तो एमसीक्यू गलत होने का चांस ही नहीं है। हाँ, अगर बस फॉर्मेलिटी कर रहे होंगे, गर्जभाठन कर रहे होंगे, तब एमसीक्यू गलत हो सकता है, क्योंकि जो भी नोट्स बनवाया जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनवाया जाता है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द फीडबैक नेटवर्क ऑफ अ फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजली कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, एलसी सर्किट तो कंसिस्ट करता नहीं है। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, ये क्या कंसिस्ट करेगा, आरसी सर्किट कंसिस्ट करेगा। आप याद करिए 3 आरसी कॉम्बिनेशन ऐसे हम लोग करके जोड़े थे, ठीक। और फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाए थे और फिर इधर आउटपुट ले रहे थे। तो क्या एक एक आरसी क्या कर रहा था, 60 का फेज डिफरेंस दे रहा था, 66 डिग्री का, और ट्रांजिस्टर जो कॉमन एमीटर था वो 180 का फेज डिफरेंस दे रहा था। टोटल हम लोग ओवरऑल जो फेज शिफ्ट था 360 अचीव कर लिए थे, जो बार्क हुसैन साहब बताए थे कि अगर 360 फेज है तो सस्टेन्ड एक्सीलरेशन आपको मिलेगा। तो आप हमको प्योर साइन वेव मिल रहा था। कोई भी अगर ये आपको दे रहा है ट्रायंगुलर वेव तो प्योर ट्रायंगुलर वेव भी, ठीक। आमतौर पे हम लोग साइन वेव ही यूज करते हैं, इस वजह से साइन वेव का नाम ले रहे हैं, ओके। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज, 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इतने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए सबसे सुटेबल ऑक्सीलेटर कौन सा होगा। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, विन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर, ओके। आपके कॉपी में रेंज लिखवाया गया है, वहाँ से आप देखिएगा इस चीज़ को। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एन ऑक्सीलेटर ऑफ एलसी टाइप विच हैज स्प्लिट कैपेसिटर इन टैंक सर्किट एच, ठीक। अब देखिए स्प्लिट कैपेसिटर हम लोग 2 कैपेसिटर एक साथ किस में यूज किए थे, कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर में यूज किए थे। आपको याद आ रहा होगा क्या किए थे, 2 कैपेसिटर यूज किए थे कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर में, ठीक। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे जब फीडबैक अपना तय किए थे, तो उसमें क्या था कॉलपिट्स में, और बताया भी थे टेक्निक कि सी मिस कैपेसिटर और सी मिस कॉलपिट्स। तो इससे अपने दिमाग में इसको रिलेट करके रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है द कंडीशन ऑफ बार्क हुसैन क्राइटेरियन फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इज, इसको अभी ऊपर बताए हैं, ए बीटा इक्वल टू 1, और दूसरा कंडीशन क्या है, फेज के टर्म में देखा जाए तो 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्यों 0 या 360 कर रहे हैं, देखिए जैसे आप कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो यहाँ से जब चलना शुरू करते थे आपका 0 डिग्री है, ठीक। एक राउंड आप कंप्लीट कर लिए, 360 कंप्लीट कर लिए तो फिर 0 पे पहुंच जाते हैं। तो बात क्या है, वही है, फिर कंप्लीट करके पहुंचेंगे एक राउंड और तो 720 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब 0 360 ये सब क्या है, किस में आते हैं, बार्क हुसैन साहब के क्राइटेरिया में आते हैं, ओके। ये मैथ में कोऑर्डिनेट ऐसा आप पढ़े होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, किस में यूज होता है, एम्पलीफायर में यूज होता है, ठीक। तो 9 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो हो, सॉरी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आरसी नेटवर्क रिक्वायर्ड टू बी कैस्केड इन आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, कितने चाहिए, 3 बनाते थे हम लोग, 60 60 60, ठीक। उससे क्या करते थे, फेज शिफ्ट कर लेते थे अपना। और फार्मूला भी आपको बताए थे कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा √2n करके जो आपके कॉपी में लिखवाया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मतलब अगर उस पर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, उस फार्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एन ऑक्सीलेटर कन्वर्ट्स, ऑक्सीलेटर क्या कन्वर्ट करता है, ऑक्सीलेटर जो होता है आपका डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। दिस मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर बी विल द राइट ऑप्शन, ओके। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये 11 नंबर क्वेश्चन तो आप ऑक्सीलेटर के डिफिनीशन में ही पढ़े होंगे कि ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। जैसे हम लोग के घर में लाइट भाग जाती है तो बैटरी क्या करता है, बैटरी डीसी पावर रखा हुआ है, तो इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर घर में जो सप्लाई उसमें क्या करता है, पहुँचाता है, जैसे लाइट वगैरह पंखा वगैरह चलने लगता है। तो सेम काम ऑक्सीलेटर का भी है, ये भी क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा और सस्टेन ऑक्सीलेशन ऐसे ऐसे क्या करता है, प्रोवाइड करने लगता है, ठीक।
अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करा कि इन अ फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट आर। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेशन में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग डिटरमाइन किए थे तो कौन सा एलिमेंट इसमें से था। तो ये तो आप सब फार्मूला फ्रीक्वेंसी का लिखे हैं, क्या था, पाई और कांस्टेंट ही था। ठीक, बाकी जो उसके साथ वर्ड लगे थे वो भी कांस्टेंट ही थे, मतलब एब्सोल्यूट कांस्टेंट था वो। जब हम लोग इसका केस देखे थे तो वहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी लिखे थे हम लोग, और उसके साथ क्या आया था, आरसी भी आया था, आपको याद होगा उसके साथ आरसी भी आया था। इसका ना जो फ्रीक्वेंसी इसका डिटरमाइन करेगा, जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, आर और सी इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कितना इसका फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नोट्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आप फेज शिफ्ट पूछा है, हो सके पूछ दे कि आपका विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर है या फिर आपका वो एलसी ट्यून्ड वाला ऑक्सीलेटर है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कौन डिटरमाइन करता है। ठीक, तो अगर नोट्स पढ़े रहेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, और ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ या तो सेम क्वेश्चन या तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कितना जानता है, ठीक, और कैसे पढ़ाई हुआ है। 13 क्वेश्चन करा कि इन एन एलसी ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर इज, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। आप पढ़े ना, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी एफ होगा वो देखिए, 2 क्या आपका कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। पाई भी क्या आपका कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा 3.14 होगा, तो इसको भी आप एब्सोल्यूट कांस्टेंट के रेंज में रख सकते हैं। बाकी क्या है आपका एल और सी, ये क्या है, वेरिएबल है। इट मीन्स व्हाट, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एल के या सी के। ठीक, एल आर सी लिखा है, तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके। 14वां क्वेश्चन देखिए, करा कि हार्टले ऑक्सीलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन। हार्टले ऑक्सीलेटर को कॉमनली आप देखिए, जब हार्टले ऑक्सीलेटर बनवाया गया होगा तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल एक बनवाया गया होगा। आप देखिएगा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मैं ऐसा एक RFC लिखवाया हूँ वहाँ पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। ठीक, तो इसका मतलब ये किस में काम आने वाला है, आपका रेडियो रिसीवर में काम आने वाला है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, 15 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर ऑफ विंस ऑक्सीलेटर इफ रेजिस्टेंस 1 एंड कैपेसिटेंस इतना। ठीक, आप फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करिएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो बुक में दिया था उसी का आंसर को यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ। सॉल्व करेगा, देखिएगा क्या 159 किलो हर्ट्ज आ रहा है कि नहीं। ठीक, अगर नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो बताइएगा, तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। 16वां क्वेश्चन देखिए, हाँ, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई UPH हो, मतलब कोई सीरीज हो या बुक हो, तो एक बार आप ऑप्शन जो होगा उसको सही से पढ़िएगा और आंसर जो है सही से एक बार ज़रूर मिलाएगा, क्योंकि लगभग कोई भी बुक है, कोई भी सीरीज है, 20% आंसर जो है ऑप्शन में गलत दिए गए हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि राइटर की गलती है, वो प्रिंट होने में गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं ए लिखा रहा है ऐसे, ठीक, ऐसे ना जाके नीचे ना जाके क्या हुआ, ऊपर बढ़ गया, उसको पता चला ऑप्शन डी हो गया। ठीक, ऐसे ए है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया तो अब क्या हो गया, वो डी छप जाएगा। तो ये प्रिंटिंग के टाइम ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब करा कि इन 16वां क्वेश्चन करा कि इन एन LC ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर द एक्टिव डिवाइस इज। तो इसमें एक्टिव डिवाइस आपका क्या होता है, तो देखिए जब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया था आपको तो वहाँ डेफिनेशन लिखवाया था क्या, एक्टिव डिवाइस का और पैसिव डिवाइस का। तो एक्टिव डिवाइस का क्या लिखा गया था, जिससे हमको क्या है कुछ आउटपुट मिले, और कैसा आउटपुट मिले, बढ़ा हुआ आउटपुट मिले। जैसे क्या हो गया, बैटरी हो गया, बैटरी क्या देगा, कुछ आउटपुट देगा। ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये भी आउटपुट आपको क्या देगा, बढ़ा के देगा। जैसे ट्रांजिस्टर के गेन फैक्टर होते हैं, मान लीजिए कि बीटा वैल्यू क्या है आपका ट्रांजिस्टर का 100 है,
आप 1 मिली एम्पियर बेस पे करंट लगा रहे हैं तो उसको क्या करेगा 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कलेक्टर पे रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसे सिस्टम है, ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या कर रहा है, हमारे दिए गए इनपुट को बढ़ा के दे रहा है। ठीक, अब बाकी रजिस्टर वगैरह ये सब हैं, ये सब क्या करेंगे, पता चले जितना दे रहे हैं उसमें से क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे अपने क्रॉस, मतलब वो आउटपुट को घटा देंगे। तो जो आउटपुट को घटाने का काम करना है, अपने पास से कुछ दे नहीं रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, पैसिव के रेंज में चले जाते हैं। और जो आउटपुट को बढ़ा के दे रहे हैं उसको किस में रखा जाता है, एक्टिव के रेंज में रखा जाता है। ठीक, तो जैसे देखिए आपका एलसी टैंक सर्किट, तो ये तो कुछ नहीं करने वाला है। ये एलसी टैंक सर्किट पढ़े होंगे तो ये देखिए क्या करेगा, आप इसको चार्ज किए कैपेसिटर तो फिर ऐसे ऐसे जाके डैम्प ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने लगता है। अगर इसके अंदर कुछ खूबी होती तो ऐसा क्यों करता है ये, इसको तो भाई हमने दिया, तो अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कम से कम मेंटेन तो किए रहो। तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव डिवाइस है आपका। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है बायसिंग सर्किट। बायसिंग सर्किट और बैटरी दोनों में फर्क है। बायसिंग सर्किट में क्या, जो हम लोग रजिस्टर वगैरह जोड़ रहे थे, तो रजिस्टर वगैरह जोड़ के जब वोल्टेज डिवाइडर याद करिए बनाएंगे तो रजिस्टर खुद ड्रॉप करेगा, तो वो कहाँ से आपका एक्टिव काम करने वाला है, तो वो भी नहीं होगा। बैटरी दिया रहता है तो बैटरी इज डेफिनेटली क्या होता है आपका, वो एक्टिव डिवाइस होता है। अब देखिए ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर नो डाउट ये क्या करेगा, हमारे दिए गए सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो एम्पलीफाई करा इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो कुछ है, कुछ तो राज है, कुछ तो मैकेनिज्म है जिसके वजह से क्या कर रहा है, सिग्नल गेन को बढ़ा के दे रहा है। तो गेन को जब बढ़ा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव डिवाइस कहेंगे। ठीक, दूसरा देखिए डी वाला किया दिया है नन ऑफ द एबव। ठीक, तो हमको ट्रांजिस्टर मिल गया तो नन ऑफ द एबव लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो डी सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, थोड़ा टाइम ही देखना ना, नहीं तो क्वेश्चन को और अच्छे डिटेल डिस्कस करता तो आपका और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता, बट चलिए ठीक है। अब देखिए 17 क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एलसी ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर इज डॉट 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 एल आर सी। ऐसा क्वेश्चन देखिए पीछे हम लोग डील कर चुके हैं, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर सी। ठीक, डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑक्सीलेटर प्रोड्यूसेस डॉट 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 ऑक्सीलेशन। कैसा ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है, तो देखिए डैम्प्ड, फिर लिखा है मॉड्यूलेटेड, अनडैम्प्ड, तो आप बी वाला ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा, क्या होगा, मॉड्यूलेटेड। ओके, 19 क्वेश्चन कर रहा है कि एन ऑक्सीलेटर इम्प्लाइज एन ऑक्सीलेटर इम्प्लाइज डॉट 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 फीडबैक। कैसा फीडबैक इसमें लगाया जाता है, तो कैसा फीडबैक लगाया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है। ओके, 29 क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर कामा वी यूज आरसी सेक्शन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दिया है, 3 आरसी सेक्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा कि a second condition करा क्या, सेकेंड कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन इज। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और इससे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहां पे देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है कि नो गेन अराउंड द फीडबैक, गलत है दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि द एटेन्यूएशन ऑफ फीडबैक सर्किट मस्ट बी 1/3, ये भी गलत है। फिर चौथा कह रहा है कि द फीडबैक सर्किट मस्ट बी कैपेसिटिव, ये भी गलत है, ऐसा तो है नहीं, कैपेसिटिव होना चाहिए। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पहला वाला ऑप्शन करेक्ट लगा के आना होगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन का कि इन अ सर्टेन ऑक्सीलेटर
ये देखिए क्या है, ए भी रहेगा वहाँ पे, ठीक, ए भी इक्वल टू 50 ये दिया गया है। और कह रहा कि द एटेन्यूएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट मस्ट बी। तो देखिए आप पढ़े ना ए बीटा, तो यहाँ ए भी दिया था, इसको ए भी बीटा इक्वल टू 1 कर लीजिए। कौन बताया था? बार क्वेश्चन साहब ने बताया था। और बीटा का वैल्यू निकालना है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/50, क्योंकि ए भी नीचे कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डी वाला ऑप्शन इसका जो होगा आपका करेक्ट आएगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर एन ऑक्सीलेटर टू प्रॉपर्ली स्टार्ट द गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इनिशियली। कितना गेन लगभग होना चाहिए? ठीक, फॉर एन ऑक्सीलेटर टू प्रॉपर्ली स्टार्ट द गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इनिशियली। ठीक, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका, ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा कि द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बीन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय। तो देखिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बीन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर का जो होता है वो क्या होता है आपका? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगा के आइएगा। 1/4πRC। ठीक, यहाँ देखिए आपका 2π होना चाहिए। ठीक, इसको आप 1/2πRC होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? ये मैच कर रहा है, उससे रिलेटेड है, इस वजह से 1/4πRC हो सकता है। मिसप्रिंट हो, वहाँ पे 2 रहना चाहिए लेकिन 4 प्रिंट हो गया। ठीक, फार्मूला आपको कॉपी में लिखाया गया है 1/2πRC होता है, तो 1/2πRC करेक्ट होगा। यहाँ 2 की जगह 4 लिखा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इसमें भी देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन पूछ रहा है ना फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। जो बुक है उसमें मिसप्रिंट है, 2π क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बुक का ऑप्शन इसलिए लिखा हूँ ताकि अगर एग्जाम में मान लीजिए बुक बन रहा है, एग्जामिनर ध्यान न दें और डायरेक्ट इन ऑप्शन को बुक पेपर में पेस्ट कर दें तो आप कंफ्यूज ना हो। आप इसी ऑप्शन को टिक मार के आएँ, क्योंकि यही वाला करेक्ट होगा। बस ऊपर 2π नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 1/2π√LC होना चाहिए था। ठीक, आप पता चले कि वहाँ सनक जाएँ, देखें कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, छोड़ के चले हैं। ठीक, दूसरा चीज़ निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन को जरूर क्या करिए? अटेम्प्ट करके आया करिए। अगर जो डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं वो आप ट्रिक किए रहेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर ऑप्शन गलत है तो। ठीक, और कोशिश किया करिए कि उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हो उसी को सही ट्रिक करके आया करिए। इस वजह से मैं यहाँ 1 नहीं लिखा हूँ, 2π ऊपर लेके डिस्कस किया हूँ ताकि आपको ये चीज़ बता दूँ। 26 देखिए कह रहा कि इन अ कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड। कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर सी है तो फीडबैक देखिए सी मिस कॉलपिट्स और सी मिस कैपेसिटर। टेक्निक बताया था ना याद करने का क्लास में, तो डायरेक्ट आप आँख बंद करके सी वाले ट्रिक मार दीजिएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन LC ऑक्सीलेटर इफ द वैल्यू ऑफ L इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज डिक्रीजेस 2 टाइम्स। क्योंकि फार्मूला हम लोग जान रहे हैं ना, क्या होता है फार्मूला? 1/2π√LC होता है फार्मूला। ठीक, तो जब √LC होगा तो L को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, किसको? L को। तो जब 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो L की जगह 4L रखेंगे, तो जब स्क्वायर रूट में से 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, तो मतलब जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे डिक्रीजेस 2 टाइम्स। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि इन अ शंट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर एज कम्पेयर टू द बेसिक एम्पलीफायर। तो देखिए जब आपको मैं एम्पलीफायर ये पढ़ा रहा था फीडबैक सर्किट, तो एक टेबल बनवाया था जो ग्रुप में भेजा था, उस टेबल को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए सबका उसमें कंपेयर करके लिखा होगा कि किस केस में कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कितना मतलब कि इनपुट इम्पिडेंस पे क्या असर पड़ेगा, आउटपुट इम्पिडेंस पे क्या असर पड़ेगा, किसका वोल्टेज गेन कितना होगा, ये सब कॉपी में लिखवाया गया और टेबल भी बनाया हूँ, तो उस टेबल को पढ़िएगा। देखिए उन्हीं टेबल से क्वेश्चन उठा हुआ। ठीक, अब देखिए आप अपना टेबल खोल लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है ना कि पहला क्या कह रहा है कि शंट निगेटिव फीडबैक, तो शंट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक, तो शंट निगेटिव फीडबैक में अगर आप देखेंगे
शंट निगेटिव फीडबैक अगर आप देख रहे हैं, ओके, तो देखिए उसका शंट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का रहा है एज कम्पेयर टू द बेसिक एम्पलीफायर। तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। आप टेबल उठा के देखिएगा, ठीक, सब आपको बताया गया वहाँ पे क्या होगा। इसमें इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करेगा और आउटपुट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। इसको कॉपी में आप कैसे लिखे होंगे, शंट सीरीज फीडबैक या करंट शंट फीडबैक सर्किट करके लिखे होंगे, ठीक। अब अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक और उसका दूसरा नाम क्या होता है, सीरीज शंट फीडबैक रिजल्ट इन, ठीक। ये सब नाम कैसे डिसाइड होता है, कैसे सर्किट बनाया जाता है, इसको सब मैं डिटेल में क्लास में एक्सप्लेन किया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आने एग्जाम में, ओके। तो कौन सा देखिए, अब टेबल में देखिएगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक पूछा हुआ है। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक या इसी को क्या कहते हैं, सीरीज शंट फीडबैक, जिसमें जो आपका इनपुट होता है रेजिस्टेंस वो बढ़ता है और आउटपुट क्या होता है आपका घटता है। तो देखिए इनपुट कहीं बढ़ता है वो दिखा, पहला दे रहा है कि इंक्रीज इन बोथ इनपुट, तो पहला वाला एकदम गलत है। दूसरा करा इंक्रीज इन बोथ, देखिए एक ही ऑप्शन दो बार लिख दिया, ऑप्शन में जो बुक है उसमें कुछ गड़बड़ी है। सी वाला देखिए कह रहा है डिक्रीज इन इनपुट इम्पिडेंस, ठीक, ये गलत है क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस तो आपका इंक्रीज होना चाहिए। और डी वाला देखिए कह रहा है डिक्रीज इन इनपुट इम्पिडेंस एंड इंक्रीज इन आउटपुट इम्पिडेंस। तो देखिए ऑप्शन में कुछ क्या है, इसमें गड़बड़ी है। ऑप्शन क्या होना चाहिए करेक्ट, आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन इनपुट इम्पिडेंस एंड डिक्रीज इन आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कुछ ऑप्शन में मिसप्रिंट है, ठीक। ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए, यहाँ डिक्रीज जगह इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए सी वाला लगा दिए तो करेक्ट माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन की गलती होती है, आप कोई भी ऑप्शन लगा देंगे तो वो आपको फुल मार्क्स मिलता है, ठीक। तो इससे आप घबराइएगा मत। मैं चाहता तो करेक्ट ऑप्शन लेके आता, लेकिन इस कंडीशन को कैसे आपको डील करना है उसके वजह से ऐसे ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। 39वां क्वेश्चन देखिए करा, 39वां क्वेश्चन करा कि द इफेक्ट ऑफ करंट शंट फीडबैक इन एम्पलीफायर इज टू, ठीक। तो 39वां क्वेश्चन का क्या होगा, करंट शंट फीडबैक कर रहा है। तो करंट शंट फीडबैक, तो इसी क्या कहते हैं, शंट सीरीज फीडबैक ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो इनपुट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है और आउटपुट क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन इंक्रीज इन इनपुट पहला गलत है क्योंकि डिक्रीज होना चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस में, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, डिक्रीज इन इनपुट एंड इंक्रीज इन द आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक। ये टेबल आप जरूर पढ़िएगा, टेबल से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो टेबल में से ही क्वेश्चन बनने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक। जो कंपेरिजन वाला टेबल लिखवाया गया आपको। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द इनपुट रेजिस्टेंस एंड डिक्रीजेज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। कौन सा इनपुट इंक्रीज करता है और आउटपुट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये आपका क्या कौन सा एम्पलीफायर करता है, कौन सा फीडबैक करता है, तो इसमें से आपको पता होगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक वाला करता है, ठीक। कौन सा करता है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक वाला। तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 of 10 हाई इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस इन फीडबैक एम्पलीफायर द टोपोलॉजी यूज्ड इन, मतलब दोनों क्या हो आपके 2 of 10 वेरी हाई इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक, मतलब दोनों क्या हों बढ़ते हुए मिले। इसमें क्या होगा आपका करंट सीरीज वाला जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ओके। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि एन क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। दिया ना प्रोडक्ट ऑफ गेन बैंडविड्थ, ठीक। तो आपको ए का वैल्यू ए जी का जो प्रोडक्ट दिया है, या ऐसे करिए, मान लीजिए ए आपका गेन है और बी क्या आपका बैंडविड्थ है, इसका वैल्यू कितना दिया है 4 मेगाहर्ट्ज दिया, ठीक। तो आप फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द इट्स क्लोज लूप गेन इज इतना 40 देन द न्यू बैंडविड्थ इज। तो आप क्या करिएगा, इसमें
ले जाके ए का वैल्यू मान लीजिएगा कितना है 40 है, ले आके डिवाइड कर दीजिएगा तो बी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 100 किलो हर्ट्ज मिल जाएगा। ओके, या और जो टेक्निक जिससे आप जानते हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली बस ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है 4 मेगाहर्ट्ज को 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक, तो आपका 100 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। ऐसे ही आसान एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाले, ज़्यादा टफ एमसीक्यू नहीं आएंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द शंट डिराइव्ड सीरीज फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। तो इसका क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का, इसका आपका ऑप्शन नंबर शंट डिराइव सीरीज है। टेक्निक पकड़िएगा, सब आपके कॉपी में लिखवाया गया है। शंट डिराइव सीरीज मतलब करंट शंट वाला पूछ रहा है, ठीक। इसमें आपका क्या होता है जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बढ़ता है और इनपुट क्या होता है घटता है, तो ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, देखिए कह रहा कि इंक्रीज इट्स आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, आउटपुट में बढ़ता है, डिक्रीज इट्स आउटपुट इम्पीडेंस, और फिर कह रहा इंक्रीज इट इम्पीडेंस। तो देखिए एक मिनट बताता हूँ मैं, शंट डिराइव सीरीज फीडबैक, इसको आप शंट डिराइव सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, शंट डिराइव, ये आपका क्या होगा शंट डिराइव सीरीज दिया है तो इसको आप करंट शंट कहेंगे। करंट शंट में इनपुट आपका डिक्रीज कर रहा है और आउटपुट इंक्रीज करता है। तो देखिए इनपुट डिक्रीज करने का ऑप्शन कहीं दिया है, हाँ सी वाला ऑप्शन दिया है, नहीं सी वाले में क्या दिया आपका, सी वाले में दिया कि इट्स इनपुट इंक्रीजेज इट्स इनपुट इम्पिडेंस, और होना क्या चाहिए जो इसका इनपुट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है डिक्रीज करता है। तो ये सी वाला तो आपका नहीं होगा, ठीक। डिक्रीज इज आउटपुट इम्पिडेंस ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है इसका बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज इन आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक, ए वाला क्या होगा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इन लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, कहीं डाउट होता हो तो पूछिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ ऑप्शन गलत पढ़ दिया हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन होना चाहिए तो आप उसके बाद डिस्कस कर लीजिएगा। हो सकता है मैं ही वहाँ गलत हूँ, ठीक, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, ठीक। तो जो मेरा पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर बता देता हूँ। तो अगर कहीं ऐसा आपको लगता है तो उसको एक कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एमसीक्यू का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।